हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी अर्थात दर्पण से दूरियों को नापने का चिन्हों का नियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकल दूरी में संबंध का सूत्र। इसके बाद जो है रेखीय आवर्धन और गोली दर्पणों का उपयोग पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हमारी पहली जो हेडिंग है वो चिन्ह परिपाटी। क्या है? चिन्ह परिपाटी। पार्टी मतलब साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, या इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण से दूरियां जो है नापने के चिन्हों का नियम। तो प्रकाश में क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी और जो प्रतिबिंब का आकार को हम लोग व्यक्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग एक सरल निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम किसकी परिपाटी का उपयोग करते हैं? सरल निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी का उपयोग करते हैं, जिसमें हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं और जो दर्पण का मुख्य अक्ष होता है उसे निर्देशांक ज्यामिति का एक्स अक्ष के रूप में प्रयोग करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के एक्स अक्ष को हम लोग जो है दर्पण का मुख्य अक्ष लेते हैं। तो ये है, जैसे ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति है। ये हमारा मान लो एक दर्पण ले रहे हैं, अवतल है। तो इसका ध्रुव जो है इसके मूल बिंदु पे रहता है और ये उसका मुख्य अक्ष है। तो एक्स एक्सिस को क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष। और ध्रुव क्या होता है? ये मूल बिंदु का काम करता है। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि प्रकाश में क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब के आकार को क्या है, प्रकाश में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब के आकार को व्यक्त करने के लिए, यह आकार को व्यक्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए
सरल निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग, ज्यामिति की परिपाटी का उपयोग किया जाता है। पाटी का उपयोग किया जाता है। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के लिए y अक्ष लिया जाता है। तो ये मान लेते हैं, ये जो है, जो हमारा मुख्य अक्ष है वो x एक्सिस होता है, और P जो है दर्पण का ध्रुव जो है मूलबिंदु की तरह काम करता है। तो इस नियम के अनुसार या इस परिपाटी के अनुसार, इस परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि पहला यह है कि समस्त दूरियां, जितनी भी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के कहाँ से नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अभी हम बाद में फिगर बना के बताएंगे, लेकिन क्या समस्त दूरी कहाँ से नापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती। तो जो मूल बिंदु है दर्पण का ध्रुव, वहीं से समस्त दूरियां नापी जाती हैं। तो प्रकाश में क्या होता है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु दूरी, दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब के आकार को व्यक्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सरल निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी का उपयोग किया जाता है। इस परिपाटी के अनुसार समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरी बात है कि वस्तु जो होता है सदैव जो है दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है। दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, अर्थात दर्पण पे जो प्रकाश है, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं तरफ से आपतित होता है। अगर बाईं तरफ से क्या होता है? बाईं तरफ से आपतित होता है। ठीक। तीसरा क्या है कि दर्पण के ध्रुव से यानी मूल बिंदु से बाईं तरफ नापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक, और दाईं तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक। यानी कि आपतित प्रकाश की दिशा में, अर्थात यह लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश बाएं से किधर चलेगा? दाएं की तरफ ना। तो ये आपतित प्रकाश की दिशा में, अर्थात इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ, दर्पण के ध्रुव से दाईं तरफ नापी गई दूरियां, क्या होती है? धनात्मक ली जाती, धनात्मक ली जाती हैं। कैसे ली जाती है? धनात्मक ली जाती। और बाईं तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं? चौथा हमारा है कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, अर्थात दर्पण के
ध्रुव से बाईं तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ध्रुव से बाईं तरफ अगर चलेंगे तो ऋण और ध्रुव से दाईं तरफ चलेंगे तो धन। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं तरफ रहेगा, प्रकाश दर्पण पे बाईं तरफ से आपतित होगा। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। पांचवा है कि दर्पण के मुख अक्ष से, दर्पण के मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई दूरियां जो होती हैं धनात्मक ली जाती हैं, धनात्मक ली जाती हैं तथा मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ऋणात्मक ली जाती मतलब हुआ कि जब हम मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे कोई दूरी तो उसे धन लेंगे और नीचे नापेंगे तो उसे ऋण लेंगे। बहुत सिंपल, यानी कि जैसे कि हमारा ये मान लीजिए अवतल दर्पण हम ले रहे हैं और ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसका जो मूल बिंदु है वो ध्रुव है। ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां पॉजिटिव रहेंगी और नीचे की तरफ नापी गई दूरियां नेगेटिव रहेंगी। इस तरफ नापी गई दूरियां पॉजिटिव और यहाँ से इस तरफ नापी गई दूरियां क्या है, नेगेटिव। यानी आपतित प्रकाश के विपरीत यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी कि ध्रुव से बाईं तरफ, अर्थात ध्रुव से बाईं तरफ। और ये है आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में, अर्थात ध्रुव से दाईं तरफ। ये मुख्य अक्ष से ऊपर है, ये मुख्य अक्ष से क्या है, से ऊपर, और ये मुख्य अक्ष से नीचे। ये पॉजिटिव धनात्मक, नेगेटिव ऋणात्मक, ध्रुव से बाएं नेगेटिव और ध्रुव से दाएं पॉजिटिव। बहुत सिंपल है, मतलब फिगर से ही सारी चीज़ क्लियर है। ध्रुव से दाएं चलेंगे तो धन चिन्ह के साथ लेंगे जो भी दूरी आएगी, बाएं चलेंगे तो ऋण के चिन्ह के साथ लेंगे, मुख्य से ऊपर नापेंगे तो धन लेंगे और मुख्य से नीचे नापेंगे तो ऋण लेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इन दूरियों में कौन ऑलवेज नेगेटिव होता है और कब वो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। दर्पणों की फोकस दूरियां अवतल उत्तल की नेगेटिव पॉजिटिव किसकी होती हैं, तो इस परिपाटी के अनुसार हम लोग उसको अभी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें नोट करके लिख लेते हैं। अब देख ले यहाँ पे क्या है कि वस्तु जो है सदैव बाएं रखी जाएगी, तो दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी, सदैव ऋणात्मक होगी। और हम लोग उसको जो है U से प्रदर्शित करते हैं।
प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि मैं अभी बता दे रहा हूँ, जस्ट आगे इसी में शुरू होगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण की फोकस दूरी f में क्या रिलेशन होता है, क्या फार्मूला होता है। तो वस्तु की दूरी जो होती है वो u से दिखाई जाती है स्मॉल, और प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v से दिखाई जाती है, और दर्पण की फोकस दूरी को जानते हैं स्मॉल f से दिखाई जाती है। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि वस्तु हमने पहले ही लिखा था कि सदैव बाएं रखी जाती है, तो दूरी हमेशा ध्रुव से नापी जाएगी, बाएं तरफ ऋणात्मक होगी। तो यानी कि दर्पण से जो है, दर्पण से वस्तु की दूरी जिसको हम लोग u कहेंगे, सदैव ऋणात्मक ली जाती है, सदैव ऋणात्मक ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये बाएं तरफ होता है और बाएं नापी गई दूरी क्या होता है, ऋण। तो वस्तु सदैव बाएं रहती है, इसीलिए परस्पर से वस्तु की दूरी u सदैव ऋणात्मक ली जाती है। दूसरी बात, अभी हमने देखा था कि अवतल लेंस का जो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो बाएं होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता था वो किधर होता था, दाएं। अवतल का जो फोकस होता था वो किधर होता था, बाएं, और उत्तल का फोकस दाएं होता था। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी होती है। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी ही क्या होती है, फोकस दूरी। तो अवतल की फोकस दूरी ध्रुव से बाईं तरफ नापी जाती है। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये ध्रुव था, इसका फोकस इधर था, तो यही दूरी क्या थी, फोकस दूरी। तो ध्रुव से हम लोग किधर नाप रहे हैं, बाएं, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो ये क्या होता है, ऋण। इसका मतलब हुआ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है सदैव। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, मतलब ऋणात्मक होती है, हाथ ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब जबकि देख लीजिए उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण में किधर पड़ता था फोकस इसका, इधर, और ध्रुव ये है, तो ये ध्रुव से किधर नापी जाती थी, दाहिनी तरफ, है ना। जबकि क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, अर्थात धनात्मक होती है, धनात्मक होती। देख रहे हैं, इसका ध्रुव इधर होता है, फोकस तो ये दाहिनी तरफ नापी गई दूरी क्या होती है, धन होती है, यानी आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी धन होती है। याद रखना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धन। वस्तु सदैव बाएं रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी जो होती है u सदैव ऋणात्मक ली जाती है। अब देखिए वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी ध्रुव के पीछे, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, यानी ध्रुव के आगे
और ध्रुव के आगे मतलब बाईं तरफ, और ध्रुव के पीछे मतलब दाईं तरफ। और बाईं तरफ की दूरियां ऋण होती हैं और दाईं तरफ की दूरियां क्या होती हैं, धन होती हैं। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी हमने कहा था स्मॉल v से लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, ऋण हो जाएगी। आभासी प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, ध्रुव से उस प्रतिबिंब की दूरी जो है दाहिनी तरफ नापेंगे तो क्या आएगी, धन आएगी। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे, और जब प्रतिबिंब जो है आभासी होगा तो प्रतिबिंब की दूरी जो है वो धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग स्मॉल v कहेंगे, ऋणात्मक ली जाती है, मत चिन्ह के साथ ली जाए, ऋणात्मक ली जाती है। जबकि आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी v को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, मत चिन्ह के साथ लिया जाता है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए कि प्रतिबिंब की दूरी अगर ऋण चिन्ह के साथ आ जाती है कैलकुलेशन में, तो हम कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। अगर प्रतिबिंब की दूरी धन चिन्ह के साथ आ जाती है कैलकुलेशन में, तो हम कहेंगे कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए वो धन आएगा और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वो ऋण आएगा। चौथी बात कि वस्तु की लंबाई, वस्तु हमेशा कैसे, मुख अक्ष के, ये दर्पण का मुख अक्ष है तो ऐसे रखा जाएगा। मुख अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋण होती हैं। और प्रतिबिंब देखिए दोनों चांस है, आभासी होगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। आभासी होगा तो सीधा बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब सीधा मतलब मुख अक्ष से ऊपर है तो इसकी लंबाई को जो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो इसकी लंबाई को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो नेगेटिव चिन्ह के साथ ली जाएगी। आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाएगी, लेकिन वस्तु की लंबाई ऑलवेज पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाएगी, क्योंकि ये हमेशा सीधे रहती है, मुख अक्ष से ऊपर रहती है, सीधे का मतलब। तो ही वस्तु की लंबाई को देखो, अब एनसीईआरटी के बुक में h और प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से निरूपित किया जाता है। पहले की किताबों में वस्तु की लंबाई को o से, और वस्तु की लंबाई को धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, चिन्ह के साथ लिया जाता है। और यदि प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, तो इसकी लंबाई को
निगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाता है, चिन्ह के साथ लिया जाता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, अतः इसकी लंबाई को पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिया जाता है, चिन्ह के साथ लिया जाता है, पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिया जाता है। हालांकि आगे हम लोग जब रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे तो उसमें हम यम को दिखाएंगे कि यम का मान 1 हो, 1 से ज़्यादा हो, 1 से कम हो। यम कम निगेटिव होता है तो क्या होता है, यम पॉजिटिव होता है तो क्या होता है। तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी, और चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब लंबाई को क्या चिन्ह देंगे, किस चिन्ह से निरूपित करेंगे, उसके बारे में जानकारी। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ हमें पता रहेगी उसे हमें चिन्ह देना ज़रूरी होता है। उसे चिन्ह के साथ ही उस फार्मूले में रख के तब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसीलिए किसको क्या चिन्ह देना है, वो बात ध्यान रखना है। तभी हम सवाल में उसको चिन्ह के साथ रख पाएंगे फार्मूले में, तभी हमें सही आंसर मिल पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब रिलेशन, एफ यू भी में रिलेशन बिटवीन, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की फोकस दूरी जिसको हम लोग स्मॉल एफ, दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब u, तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध, रिलेशन बिटवीन एफ यू एंड v। मतलब एफ में, u में और v में क्या फार्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है। तुम जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो एफ होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वो v होती है, और दर्पण से यानी वही इसके ध्रुव से वस्तु की दूरी u होती है। इस मान इनमें रिलेशन, हालांकि इनके रिलेशन का जो प्रूफ है वो हाई स्कूल के स्तर में अब नहीं है। अब अगले क्लासों में, एडवांस क्लास जो इंटर में हम लोग इसको पढ़ेंगे फाइनल में, उसका प्रूफ कि ये कैसे प्रूफ किया गया कि ये होता है भी बताएं, फार्मूला लिखेंगे। इस हाई स्कूल के सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, इसलिए आपके बोर्ड में परीक्षा में इसका प्रूफ नहीं पूछेगा। इसके रिलेशन पे सिर्फ न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करना है। तो जो इनके बीच जो संबंध होता है वो होता है 1/f, 1/v, 1/u, यानी 1/f बराबर 1/v, 1/u। यानी कि जैसे कि ये जो है हमारा, अगर ये अवतल दर्पण है और ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये सी है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी f होती है। मान लीजिए वस्तु
यहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ से ये इसकी वस्तु की दूरी u है। मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो ये इसकी दूरी v है। तो हमारा u v f में ये रिलेशन होता है दर्पण के लिए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यही फार्मूला आता है। ठीक, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इस फार्मूले पर केवल न्यूमेरिकल ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए क्या है कि इनमें कोई दो राशि अगर पता हो तो हम तीसरी राशि को पता कर सकते हैं, कोई दो पता हो तो हम तीसरी राशि को पता कर सकते हैं। इसमें एक सवाल लगाते समय क्या ध्यान रखना है कि एफ भी तथा यू में जो राशि पता होती है उसे सूत्र में चिन्ह के साथ रखा जाता है तथा जो राशि अज्ञात होती है उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाता, उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाता है। हल करने के बाद अज्ञात राशि चिन्ह के साथ प्राप्त हो जाती है। जो अज्ञात राशि होती है चिन्ह के साथ क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जिससे हम ये पता करते हैं कि प्रतिबिंब आभासी वास्तविक छोटा बड़ा कैसा बना है, जिससे पता होता है कि प्रतिबिंब आभासी या वास्तविक बना है, आभासी या वास्तविक बना है, और दर्पण कौन सा है। कभी कभी यू भी दिया रहता, फोकस दूरी पूछ लेता है, तो फोकस दूरी ऋण आ गई तो हम कहेंगे अवतल दर्पण, धन आ गई तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण है। और दर्पण की प्रकृति के बारे में पता चलता है कि प्रकृति के बारे में पता चल जाता है, मतलब चिन्ह देखकर हम बता सकते हैं। मान लो हल करके v का मान माइनस आ गया तो हम कहेंगे दर्पण के सामने बनेगा वास्तविक उल्टा, v का मान प्लस आ गया तो हम कहेंगे दर्पण के पीछे बनेगा आभासी सीधा। मान लीजिए u v की वैल्यू पता है, फोकस दूरी निकालना, धन आ गई तो कहेंगे कि उत्तल दर्पण, ऋण आ गई तो कहेंगे कि अवतल दर्पण। तो इस फार्मूले में हमको जो राशि पता होगी ना उसको जो है चिन्ह के साथ रखेंगे, और जो नहीं पता होगी उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, वो चिन्ह के साथ प्राप्त हो जाती है। उसी चिन्ह को देखकर हम पता करते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, दर्पण कौन सा है। अब इसके बाद है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन या रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन
प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, या सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन या सिर्फ रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन से पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है या बड़ा है या बराबर साइज का है। वो रेखीय आवर्धन से पता चलता है कि जो दर्पण से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो उसकी साइज क्या है, वस्तु की लंबाई के बराबर बना है कि उससे बड़ा बना है कि उससे छोटा बना, वो हमको रेखीय आवर्धन से। आवर्धन का मतलब होता है आवर्धित करना, बढ़ा देना, ठीक। तो इसकी जो परिभाषा है, जिसको परिभाषित किया जाता है, वो इस तरह से है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये कई राशियों का अनुपात है। प्रतिबिंब की लंबाई वो भी लंबाई, वस्तु की लंबाई वो भी लंबाई, तो एक ही राशियों का अनुपात जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। कोई भौतिक राशि अगर एक ही राशियों का अनुपात होते हैं तो उसका मात्रक नहीं होता। तो अर्थात क्या हुआ, m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को एनसीईआरटी बुक में h डैश से और वस्तु की लंबाई को h से, या इसी को हम लोग I/O कहते हैं, R अथवा ये। अब जैसे है तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो h और वस्तु की लंबाई h डैश है और वस्तु की लंबाई क्या है, वो h है। या पहले किताबों में जो है I मतलब इमेज, O ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई इस तरह से। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। इसका मतलब m बराबर हो गया h डैश बटे h, या इसी को हम लोग I/O भी कह सकते हैं। ये भी यूज कर सकते हैं, कोई एक ही करना है, I/O अथवा। अब जो है रेखीय आवर्धन का UV के साथ संबंध क्या होता है, इसका भी यहाँ पे प्रूफ नहीं है। रेखीय आवर्धन m का जो होता है V तथा U के साथ संबंध क्या होता है। रेखीय आवर्धन m का V तथा U के साथ संबंध है, तो इसे भी प्रूफ किया गया है, अगले क्लासों में प्रूफ किया जाएगा। तो वो होगा m बराबर होता है h डैश h और रिलेशन होता है V/V/U।
यानी कि यम की जो वैल्यू इसके रिलेशन में होती है वो -v/u होती है। ये इसे प्रूफ किया गया है। हालांकि पहले प्रूफ था, पहले जब दूसरी किताबें चल रही थी, जब से एनसीईआरटी लागू हुई तो इसका प्रूफ हटा दिया है, क्योंकि इसका प्रूफ अगले क्लास में ऑलरेडी है, तो इसीलिए यहाँ से हटा करके वो वहीं रखा। मतलब है कि जो चीज़ एनसीईआरटी बुक में जो चीज़ एक बार दे रखा होता है उसका रिपीट नहीं करता है। तो जो चीज़ें वो लोअर क्लास में दे रखा होता है तो उसे हायर में नहीं रखेगा, अगर उसे लोअर में नहीं रखा है तो उसे हायर क्लास में रखा है। इसीलिए इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल फार्मूला है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इसका प्रूफ हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, इंटर फाइनल ईयर के सेकेंड बुक में है। तो ये था रेखीय आवर्धन। अब आखिरी है हमारा जो इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है वो है गोली दर्पण का उपयोग। गोली दर्पण का उपयोग। तो रेखीय आवर्धन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में इसकी डिफिनीशन जरूर पूछता है। परीक्षा में इसकी डिफिनीशन को पूछा जाता है अक्सर। तो चलिए हम जो है इसमें क्या है, हमने जो है यम हमारा जो आया है वो यम बराबर आया है h'/h, या इसी को हम लोग कहते हैं -b/u। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं, न्यूमेरिकल लगाने में हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे पहली पॉइंट है कि यदि अगर मान लीजिए यम की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, सवाल हमने हल किया और यम की वैल्यू नेगेटिव आ गई, या कभी कभी ये चीज़ दे रखा इसका उल्टा भी होता है, तो यम अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्योंकि वास्तविक है तो दर्पण के बाएं बनेगा, और वो उल्टा होता है तो इसकी जो लंबाई ली जाती है वो निगेटिव ली जाएगी। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यम अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अगर मान लीजिए सवाल में दे रखा इसका उल्टा कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक, और यम की वैल्यू पता है तो हम उसे नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। जैसे कि यदि सवाल में ये कहा हो कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और यम की वैल्यू दे रखी होगी तो हम उसको नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। मतलब है कि यदि आंकिक प्रश्न में जो है यम का मान पता है, ज्ञात हो, यम का मान क्या है, ज्ञात हो, और ये बताया गया हो कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो यम को नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे। ये पहली बात। दूसरा, इसी का उल्टा है कि अगर यम मान लीजिए पॉजिटिव आ गया हो, तो यम पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब की लंबाई भी पॉजिटिव, वस्तु की लंबाई भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी और सीधा होगा। अगर प्रश्न में प्रतिबिंब आभासी बता दिया है तो यम को पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे। यदि प्रश्न में यम क्या है, प्रश्न में प्रतिबिंब क्या है,
आभासी है, यदि प्रश्न में प्रतिबिंब क्या है, आभासी है और यम ज्ञात है, और यम ज्ञात है, तो इसे पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे। तीसरी बात है कि यदि यम क्या है, अब ये दो बात ज़्यादा यूजफुल है जो हमने अभी लिखा, यम नेगेटिव आ गया, यम पॉजिटिव आ गया, तो वो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएंगे अगर आ गया हल करने के बाद, अज्ञात था। लेकिन अगर प्रश्न में दे रखा है यम की वैल्यू और बता दे कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो यम को नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे, और आभासी है तो उसको पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेंगे। एक चीज और है कि यदि यम का मान 1 आता है, तो यम का मान 1 कब आएगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, यच और यम। तो इसका मतलब क्या होता है, यम अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होगी। इसी में अगर ये आ जाए, यदि यम आ गया, यम जो हो गया स्मॉलर देन 1 आ गया, यम की वैल्यू 1 से छोटी कब आएगी, जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। बड़े से हम छोटे में भाग देंगे तो यम का मान 1 से कम आएगा। तो इसका मतलब है कि जब यम 1 से स्मॉल आ गया तो ये बताएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी होगी। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई से कम है। इसी में अगर ये कह दिया जाए कि यम ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब ये बड़ा होगा। जब बड़े में छोटे से भाग देते हैं तो 1 से हमेशा अधिक आता है। तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगी। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होगी, अधिक होगी। तो ये सवाल लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, जिसको आप माइंड में रखेंगे तो आप सवाल गलत नहीं करेंगे। और सवाल को प्रैक्टिस करके और इस पॉइंट को माइंड में रख कर जाएंगे तो आप परीक्षा में सवाल गलत करके आ ही नहीं सकते, आप सही करके आएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये कुछ पॉइंट था जो हमने अभी पीछे भी बताया था उसमें, कि किसको किस चिन्ह के साथ कब कब लेना है। अब जैसे एक चीज और बता दें छठवीं इसमें, कि यदि आंकिक प्रश्न में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की दुगनी हो, तिगुनी हो आदि दे रखा है तो वो यम का मान होता है। यदि आंकिक प्रश्न में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई से 2 गुना ऐसा दे रखा रहेगा, 3 गुना, 4 गुना इत्यादि करके दिया हो, इत्यादि करके दिया हो तो वो यम का मान होता है। जैसे 2 गुना है तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 2। 3 गुना है तो यम बराबर 3, यम बराबर 4। मतलब ये 2 गुना के लिए ये 3 गुना
और ये 4 गुना। कहेगा कि प्रतिबिंब की लंबाई की वस्तु की लंबाई 2 गुना, तो इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू 2। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के 3 गुना, तो m का मान 3। 4 गुना 4, 5 गुना 5 हो गई। तो ये जब दे रखा है सवाल में तो याद रखना वो m की वैल्यू दी रहती है। तो ये सारे पॉइंट थे जिसको आपको माइंड में रखना है, सवाल आपसे बिल्कुल लग जाएंगे। कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रख लेना है, बिठा लेना है। चलिए आखिरी टॉपिक जो थी वो ये है कि गोली दर्पण का उपयोग। गोलीय दर्पण का उपयोग, जिसमें हमारा पहला रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, केवल इसके आउटलाइन है। देखिए, पहला है इसका उपयोग कि अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। शेविंग करने में यदि हम किसी वस्तु को अगर हम दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रख दें, कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच में रख दें, तो उसका एक बड़ा सा सीधा आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, नहीं बड़ा। इसीलिए हम अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच रखते हैं ताकि हमारे चेहरे का साइज बढ़ जाए, और जब चेहरा बड़ा हो जाएगा तो जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, शेविंग करने में आसानी होती है। तो हाँ, ये हमने बता दिया जुबानी। हम देखेंगे केवल शार्ट में कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दर्पण का उपयोग, क्योंकि यही लिखना है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग नाक कान गले की जांच करने में करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण पे जब समांतर किरणें आती हैं तो वो परावर्तन होकर किसी एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाती हैं। तो उस क्या है, बाहर से जो प्रकाश दर्पण पे कान में लगाया तो बाहर से जो प्रकाश आया वो केंद्रित हो गया कान के अंदर, किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगा तो कान के अंदर हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसलिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर कान नाक गले की जांच करने में करते हैं। तीसरा है कि अवतल दर्पण जो है कि अगर फोकस पे कोई चीज़ रख दिया जाए, कोई लाइट रख दिया जाए फोकस पे, तो जानते हैं कि फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जो दर्पण से परावर्तित होंगी तो समांतर हो जाएगी। तो अगर हमें किसी प्रकाश को बहुत दूर तक लेके जाना है, बहुत दूर तक के लेके जाना है, तो उसे हमें कैसा बनाना होगा, पैरेलल। कैसा, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल रेस कहीं कटती नहीं, कहीं मिलती नहीं, तो दूर तक चली जाती, जितने उनके पास एनर्जी होती है उतनी अधिक दूर जाती है। तो इसीलिए इसका उपयोग जो है मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, स्टीमर रेल जो गाड़ियां होती हैं उनके हेडलाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है, होता है कि लाइट का जो बल्ब होता है दर्पण के कहाँ होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए। अब जैसे कि ये है,
ध्रुव है और यहाँ पे फोकस, यहाँ पे बल्ब है मान लीजिए, तो यहाँ से रे चलेंगे, यहाँ जाएंगे तो क्या हो, ऐसे हो जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ऐसे, तो ये प्रकाश दूर तक जाए। तो जब हमें किसी दूर देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है जिस चीज़ से, तो हम उस लाइट को उसके दर्पण लगा देते हैं और उसके फोकस पे लाइट लगा देते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, जो हमारा टार्च है सर्च लाइट में, रेल इंजन स्टीमर के हेडलाइटों में उपयोग किया जाता है, रेल तथा स्टीमरों में उपयोग किया जाता है, लाइटों में, सर्च लाइट में, रेल तथा स्टीमरों में किया जाता है दूर तक देखने के लिए। दूसरी चीज, इसका उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में किया जाता है, रिफ्लेक्टेड जो टेलीस्कोप होते हैं उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। मतलब वो दूर के प्रकाश को जो है एक जगह केंद्रित कर देता है, एक जगह फोकस कर देता है, यानी हमें बहुत दूर की चीज़ों को अगर देखना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तक दूरदर्शी में बहुत बड़ा सा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आती है। क्योंकि दूर की वस्तु देखना होता है तो ज़्यादा प्रकाश चाहिए और उसे एक जगह केंद्रित करके उसका प्रतिबिंब बनाता है तब वो चमकीला दिखता है। तो परावर्तक दूरदर्शी में इसका उपयोग होता है, हालांकि इसको नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं है, 3 बहुत है। परावर्तक दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, पांचवा है कि सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी मतलब जहाँ पे किसी चीज़ को पिघलाना होता है, जहाँ भट्ठी होता है वो दर्पण के सेंटर पे रख देते हैं और दर्पण को सूर्य की तरफ किए रहते हैं, तो वहाँ से जो समांतर रेज आती है दर्पण से टकराती है और वो फोकस जहाँ होता है सारी वहीं पे केंद्रित हो जाती है। उसकी गर्मी से कोई चीज़ भट्ठी में पिघलाना होता है तो पिघला देते हैं, हालांकि इससे स्टील तक भी पिघलाया गया है। तो ये हम आता है तो कोई 3-4 जितना याद आए उसको परीक्षा में आप लिख देंगे, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम दूसरा है जिसका केवल 2 ही ज़्यादा उपयोग है, वो है उत्तल दर्पण। तो दूसरा कौन सा है, वो है उत्तल दर्पण। तो दूसरा होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग। इसमें पहला है, इसमें क्या है कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। मतलब है कि उत्तल दर्पण जो है किसी बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब जो होता है एक छोटे से क्षेत्र में बना देता है। उत्तल दर्पण जो है एक बड़े एरिया की चीज़ का प्रतिबिंब एक छोटे से जगह बना देता है, छोटा में बना देता है, यानी कि उसके सामने अगर कोई दूर का क्षेत्र हो तो उसका प्रतिबिंब वो छोटे से जगह में बना देता है। वो हम दूर की चीज़ों को, बड़े क्षेत्र की चीज़ों को छोटे से क्षेत्र में देख लेते हैं। तो इसका जो दृष्ट व्यू होता है, रियर व्यू होता है, दृष्टि क्षेत्र वो विस्तृत होता है।
इसीलिए इस दर्पण का उपयोग हम जो है मोटरसाइकिल मोटर गाड़ियों के ड्राइवर के बगल में करते हैं, ताकि वो पीछे आने वाले दूर तक के गाड़ियों को वो आराम से बगल में देख सके। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? दृष्टि विस्तार ज्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग गाड़ियों में चालक के बगल में, गाड़ियों में जो है चालक होता है, चालक के बगल में इसका उपयोग जो है, इसका दृष्टि विस्तार ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है गाड़ियों में चालक के बगल में पीछे का जो है का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका है कि जो सड़कों पे जो लैंप लगे होते हैं उसका जो परावर्तक तल होता है वो उत्तल दर्पण का उत्तल होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो इसीलिए उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो दूर तक फैल जाता है। तो इसलिए सड़कों पर लगे लैंपों में जो है जो परावर्तक तल होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ताकि प्रकाश जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाए। तो सड़कों पर लगे लैंपों में परावर्तक तल के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश विस्तृत क्षेत्र में फैल जाए, ताकि प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाए, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। तो इस तरह से परीक्षा में आता है, तो आप सिंपल इसका 2 उपयोग मुख्य रूप से है, उसका 4 में से कोई 2-3 जो भी होगा आप लिख सकते हैं। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कटने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जो चिन्ह परिपाटी, जो दूरियां थी उनके चिन्हों का नियम, FUV में रिलेशन आपने देखा, फिर उस सूत्र का और राशियों को चिन्ह के साथ कैसे प्रयोग करेंगे वो, और दूसरा रेखीय आवर्धन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर डिफिनीशन पूछी जाती है और उनका उपयोग क्या होता है, ये चीज़ें जो है आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। अब अगला लेक्चर हमारा होगा इस फार्मूले पे जो हमने अभी पढ़ा, रिलेशन जो है और रेखीय आवर्धन और दर्पण की फोकस UV में जो रिलेशन है, उस पर न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे कि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर परीक्षा में आता है तो कैसे आसानी से उनको हम लोग हल कर लेंगे। तो आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।